बच्चों सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डाल्टन ने कहा एटम टूटेगा नहीं, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा दिया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस निकाल के दिखा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अरेंज कैसे हैं ये बताना था। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता चल गया न्यूक्लियस के अंदर। तो रदरफोर्ड ने कहा भैया जो न्यूक्लियस है वो बीच में, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं, प्लेनेटरी मॉडल है। रदरफोर्ड फेल हो गए क्योंकि ये जिसने मैक्सवेल उन्होंने इनके लिए हेल्प को दिया, मैक्सिमम हेल्प। उन्होंने कहा भाई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो न्यूक्लियस में फ्यूज हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने ये बात तो कह दी थी कि न्यूक्लियस बीच में, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है, बट वो प्रूफ नहीं कर पाए कि ये घूम कैसे रहे हैं। रदरफोर्ड के मेन ड्रॉबैक जो थे वो ऑलमोस्ट यही थे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताइए, स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बताइए, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट हैं दैट इज बोर। रदरफोर्ड के स्टूडेंट उन्होंने अपने गुरु का जो काम था, उन्हीं की लैब का जो काम था वो आगे प्रोसीड किया। और फिर बोर ने आफ्टर दिस वेव नेचर कंसीडर करने के बाद, या ये कहें कि बोर ने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे। ठीक है, तो बोर ने बेसिकली ये प्रूफ किया था कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्चुअल पोजीशनिंग है वो क्या है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं बोर्स मॉडल। तो आज की हमारी हेडिंग है बेसिकली इट इज बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल में ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इन्होंने कुछ पॉइंट रदरफोर्ड वाले ही रखे हैं। पहला पॉइंट, all the positive charge and all the mass is located at the center, which is almost negligible space as compared to size of atom. तो इसने पहला पॉइंट वही कह दिया है कि भैया लगभग सारा का सारा मास और लगभग सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सेंटर में है। और इस सेंटर का साइज नेग्लिजिबल है। इसको टर्म इन्होंने वही न्यूक्लियस ही रहने दिया, न्यूक्लियस का कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट इन्होंने वहीं से कॉपी कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड द टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल। और ये आ गया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और सेंटर में न्यूक्लियस, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब है थर्ड पॉइंट, कुछ सिंपल। बोर ने ये प्रूफ किया, इसकी मैथमेटिक्स देखी जा सकती है जो शायद आप 12th लेवल पे देखेंगे भी। ठीक है, मतलब अभी आपको थोड़ा वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज नहीं है इसलिए कह रहा हूं। इसमें ये प्रूफ किया कि जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है ना वो एक डेफिनेट रीजन है, यानी ये अगर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद यहां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसकी ये ऑर्बिट बन जाएगी इस रेडियस में। वो इलेक्ट्रॉन का जिंदगी वहीं घूमता रहेगा अगर बाहर से उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो बोर का क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए डेफिनेट पाथ, डेफिनेट एनर्जी, डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड जो नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन वहां, या इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ये मूव करेगा तो एनर्जी लॉस होगी। तो बोर ने ये प्रूफ किया कि बात सही है, एनर्जी लॉस होगी लेकिन उतनी ही एनर्जी गेन भी हो जाएगी, यानी लॉस ऑफ एनर्जी एंड गेन ऑफ एनर्जी आर इक्वल। और जब लॉस और गेन बराबर है तो नेट इम्पैक्ट इज जीरो, और इसीलिए उस पाथ में वो चलता रहेगा। और उस पाथ को जिसे हम शेल कह देते हैं, ऑर्बिट कह देते हैं, स्टेशनरी स्टेट कहा गया। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि उस पाथ में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। ये क्वेश्चन है कि स्टेशनरी स्टेट का मीनिंग क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है? नहीं नहीं, एनर्जी स्टेशनरी है कि ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, यहाँ पे एक तो चार्ज, मैक्सवेल थ्योरी वाली बात लग रही है कि ये चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन, तो एक लॉस ऑफ एनर्जी होगा और इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं, बट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगने। तो इन्होंने ये प्रूफ किया कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
और ये जो कूलम्बिक फोर्स है, दैट इज कूलम्बिक फोर्स कहने का मतलब है चार्ज फोर्स जो है, ये बैलेंस हो जाती है। एक से एनर्जी लॉस और दूसरे से गेन, ये दोनों फोर्स जब बैलेंस हो जाते हैं उस जगह पे ही इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो बोर ने जो थर्ड पॉइंट कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट कहा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी रेडियस में, उसी डिस्टेंस पे घूम सकता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का है mvr, जहां उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h अपॉन 2 पाई के, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल यानी होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए। होल नंबर यानी 1 2 3 4 n की वैल्यू एक होल नंबर में आनी चाहिए, और ये n बेसिकली शेल नंबर ही है। तो उसने ये प्रूफ कर दिया जब n 1 होता है तो उस पॉइंट पे जो भी r आ रहा है ना, जब n 1 रख रहे हैं उस समय जो r निकाल रहे हैं उस समय क्या चीज इक्वल है, जो लॉस ऑफ एनर्जी और गेन ऑफ एनर्जी इक्वल है, और जब लॉस और गेन ऑफ एनर्जी इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन उस पाथ में घूमता रहेगा विदाउट लूजिंग एनर्जी। ऐसे ही यहाँ n2 रखा तो रेडियस एक और आ गया, n3 रखा तो रेडियस आ गया। तो फर्स्ट शेल कितनी दूर है, सेकंड शेल कितनी दूर है, थर्ड शेल कितनी दूर है, यहाँ से रेडियस आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि बोर ने 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम किया था, यानी हाइड्रोजन के लिए कह लीजिए, या फिर हीलियम है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा, और अगर लिथियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा Li+, ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बोर की थी, या सेकंड इंपॉर्टेंट है ये तो, कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। बेटा इसका क्या मतलब है, बोर कहना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में जा सकता है where their angular momentum should be equal to the integral multiple of h by 2 pi। और आई होप आप फॉर्मूलेस जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो कि कूलम्ब्स फोर्स एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 10th में या आपने पिछले स्टैंडर्ड में शायद ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है, ग्रेविटेशनल लॉ में आपने g m1 m2 अपॉन r² पढ़ा है, और यहाँ पे n1 m2 की जगह q1 q2 हो जाता है, और g की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k होता है। अब क्योंकि ये वर्ड अभी आपने 11th में अभी स्टार्टिंग में नहीं पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी हम डिराइव नहीं कर रहे कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, तो डेरिवेशन नहीं हो सकता, बट इतना आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में घूमता है उन्हें स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दैट रिवॉल्यूशन उस रिवॉल्विंग में जो लॉस ऑफ एनर्जी और गेन ऑफ एनर्जी वो बैलेंस है। नाउ अगला पॉइंट, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं, वो ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है भैया, कि ये था न्यूक्लियस, ये थी फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आपने शेल निकाली, और हर एक शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी। तो बोर ने ये बताया किस शेल की एनर्जी कितनी है, ठीक है, बोर ने क्या बताया, किस शेल की एनर्जी कितनी है। तो उसने कहा एनर्जी ऑफ nth शेल, जरा ध्यान से देखना बेटा क्योंकि इसी में सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो एनर्जी ऑफ nth शेल इज अ माइनस कांस्टेंट k, और इसके बाद है z² अपॉन n², और इस k की वैल्यू डिपेंड करती है आप यूनिट क्या लेना चाहते हैं। k की वैल्यू इन जनरल हम लेते हैं 2.18 इंटू 10⁻⁻9 -18 जूल। अगर आप जूल में लेना चाहते हैं तो ये 2.18 इंटू 10⁻18 आएगा, ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, यानी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज -2.18 इंटू 10⁻18 z² अपॉन n² जूल। तो जूल पर एटम कह लीजिए, जूल कह लीजिए, फिलहाल ये एक एटम के लिए तो पर एटम लिख सकते हैं जूल पर एटम। तो बच्चों पहला पॉइंट कि ये एनर्जी कहना क्या चाहते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये भैया माइनस साइन क्या है, ठीक है, व्हाई इट इज माइनस साइन। तो ये पूछा भी जाता है कि माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सेंस है, क्योंकि एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर तो माइनस में हो नहीं सकती, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस। तो बच्चों इसका आंसर है कि ये माना गया है कि जब इलेक्ट्रॉन
किसी एटम से बहुत दूर चला जाता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जहां इसका प्रोटॉन और उस इलेक्ट्रॉन में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे डिटैच हो गया, कोई अट्रैक्शन नहीं है, उस समय उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 मानेंगे। और जैसे जैसे वो पास में आएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास में आएगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी लॉस होगी। और इनफाइनाइट वाले की एनर्जी हमने 0 मानी है, तो इनफाइनाइट से पहले जब पास में आता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी 0 से कम हो जाएगी बेटा। 0 से कम क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो आपको एक वैल्यू याद रखनी है कि हाईएस्ट वैल्यू हमने जो एनर्जी की मानी है वो 0 मानी है, और इसलिए पीछे की एनर्जी, मतलब जब एनर्जी कम देखनी है तो 0 से कम वाली एनर्जी बतानी पड़ेगी, और वो 0 से कम वाली एनर्जी फिर काहे में लिखेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे। तो यहाँ एक नेगेटिव का सिग्निफिकेंस पूछा जाता है कि व्हाट द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज, तो आपको लिखना होता है उसका आंसर में, it is assumed that the electron at infinite distance from the nucleus has energy 0. 0 एनर्जी किसकी मानी है? जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और जो जैसे जैसे पास में आता जाएगा तो ऑब्वियसली एनर्जी 0 से कम होती जाएगी ड्यू टू अट्रैक्शन, और इसलिए वो एनर्जी नेगेटिव में आएगी। तो पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये एनर्जी नेगेटिव, या इसमें नेगेटिव साइन का क्या रोल या सिग्निफिकेंस है, कि हाईएस्ट वैल्यू को हमने 0 माना है, इसलिए ये नेगेटिव साइन ऐसा है। अधिकतर तो आप इसी में प्रैक्टिस करिए, लेकिन अगर आप के की वैल्यू किलो जूल लिखना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये किलो जूल में लिखी जाती है 1312 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जब आप इसी को किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा जूल से किलो जूल के लिए, और ये पिछली वाली यूनिट जूल पर एटम थी, और इसे अगर मोल में चेंज करना है तो 1 मोल में जो एवोगैड्रो नंबर है उनसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 1 एटम की वैल्यू इतनी है, 1 मोल एटम की वैल्यू निकालने के लिए ये आ जाएगा। और अगर यही आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहेंगे एनर्जी को, अगर आप ये के की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहेंगे बच्चों, तो के की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, और ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल वैल्यूज हैं, आप चाहेंगे तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट आराम से खुद ही करके देख लेंगे। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है अभी का वो ये है, दिस वन, या ये जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे मैं दोबारा लिखूंगा और फिर इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, माइनस, मैं अभी सिंपल लेके चल रहा हूं, चलिए एक ऑर्डिनरी वैल्यू लेके चल रहा हूं, 2.18 into 10 की पावर -18 z स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। ये आपको एक एटम में कितनी एनर्जी मान के चलनी है अगर वो nth ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है। अब जरा चेक करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आएगी, सेकंड की, थर्ड की, ऐसे। तो अगर बेटा हमने फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी चेक करनी है, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया है, अब बच्चों जरा चेक करिए एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो क्या आएगा, अगर n की वैल्यू 1 रखें तो E1 is equal to -2.18 into 10 की पावर -18। लेट्स सपोज Z भी 1 है, हाइड्रोजन का क्वेश्चन है, अगर Z भी 1 है तो यही आंसर आ गया, 1/1 is 1, तो ये जूल पर एटम कितनी वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, सेकंड, जब n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो ये -2.18 into 10 की पावर -18 अपॉन 4, क्योंकि Z तो 1 है लेकिन शेल 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो शायद इसका आंसर आपका आएगा -4 5 टाइम्स 20 हो गया, ठीक है, 4 5 टाइम्स 20, 10 की पावर -19 कर लेंगे हम, और 18 आया, 4 4 जा 16, फिर 20 आया, 4 5 जा 20, समथिंग दिस इनटू 10 की पावर -19 दिख रहा है, दैट इज जूल पर एटम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो थी वो 10 की पावर -18 में 2.18 थी, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी इससे ऑलमोस्ट क्या गारंटेड 1/4 की हुई है, तो पॉइंट ये 2.18 से 0.5 में चली गई है, 1/4 हुई है। ठीक है बच्चों,
तो आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि कहना क्या चाहते हैं, हम ये क्यों लिख रहे हैं, आपको समझा क्या रहे हैं। बेटा मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो कि -2.18 इंटू 10⁻18 थी, और सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, ध्यान से देखना ये चीज समझ में आनी चाहिए, जो भी आया हमारा 0.545 इंटू 10⁻18 आया, ये है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी में इतने का डिफरेंस है। अब बच्चों अगर मैं कहूं कि बताओ फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसमें मतलब कौन सी वेवलेंथ का फोटोन इसमें मारूं या इस एटम पे डालूं कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल पे है वो सेकेंड लेवल पे चला जाए, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आया हो, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप कराने की बात कर रहा हूं, ये जंप करके यहां आ जाए। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन मुझे जंप कराना है तो पहले मुझे इन दोनों की एनर्जी का अंतर पता होना चाहिए, जो कि डेल्टा ई होगा। बच्चों एनर्जी का अंतर डेल्टा ई कैसे आएगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करके आएगा। तो दो लेवल में एनर्जी का अंतर हम कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ सेकेंड फर्स्ट या जो भी है उससे निकालेंगे। और अगर मैंने बात की है कि मुझे यहाँ फोटोन टकराना है और वो फोटोन इसे यहां से यहां ले जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैंने ये कहा है कि यहां से एक फोटोन आएगा और वो फोटोन इस लेवल पे टकराएगा, उसको यहां ले जाएगा, तो ऑब्वियसली फोटोन की वेवलेंथ पूछना चाहता हूं कि किस वेवलेंथ का फोटोन यहां टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, किस फोटोन किस वेवलेंथ का फोटोन। तो भैया ये जो डेल्टा ई है इसका एक और फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है h न्यू होता है, एक और फॉर्मूला है hc अपॉन लैम्डा भी होता है। आपको अगर याद आ रहा हो एनर्जी h न्यू से भी दिखाई जाती है और hc अपॉन लैम्डा से भी। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये h ले जाके डिवाइड कर दूंगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और अगर मुझे वेवलेंथ या 1 लैम्डा निकालना है तो इसी अंतर को बेटा इसी अंतर को काहे से डिवाइड कर दूं, h और c से, तो मुझे 1 लैम्डा या न्यू बार मिल जाएगा। तो आप ये चीज जरा समझिए कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट लेवल पे चल रहा था वो किसी और लेवल पे ले जाना है, जैसे सेकंड पे ही ले जाना है, तो फर्स्ट से सेकंड लेवल पे ले जाना है। इस चीज को एक बार समझने की कोशिश करो कि सपोज एग्जांपल में चेंज करते हैं, आप पिक्चर हॉल में बैठे हो, ठीक है, पिक्चर हॉल में एक सीट है, एक टिकट है जिसकी कॉस्ट 150 रुपीज। एक हायर लेवल की सीट है या एक महंगी वाली सीट है जिसकी कॉस्ट लेट सपोज 400 रुपीज है। पहले वाले जिस लेवल पे आप बैठे हो उसकी सीट का कॉस्ट है 150, और जो ऊपर वाला लेवल है उसका कॉस्ट है 400 रुपीज। आप अगर इस लेवल से उस लेवल तक जाना चाहते हो तो आपको कितने लेट सपोज डॉलर्स चाहिए, ठीक है, डॉलर्स कह रहा हूं, कितने डॉलर्स चाहिए। तो आप पहले कहोगे भैया पहले रुपए में अंतर निकाल लीजिए। रुपए में अंतर कैसे आएगा, 400 रुपए बात की, हायर लेवल की सीट है, 150 ये है, डिफरेंस आ गया 250 रुपए। तो 250 रुपए की आपको या 250 रुपए की एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी तो वेवलेंथ या वेव्स में आएगी, है ना। तो उस 250 को मैंने चेंज करने के लिए इसलिए डॉलर वर्ड यूज कर लिया। लेट सपोज 70 के आसपास क्या डॉलर होता होगा, व्हाटएवर, उसको हमें मूव नहीं करना। लेट सपोज हम कहना चाहते हैं $4 की जरूरत है, सपोज दैट। तो पॉइंट समझने की कोशिश करो खाली ये कि अगर इलेक्ट्रॉन एक लेवल में है और उसे दूसरे लेवल में जाना है, यहां से यहां जंप करना है, तो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां से यहां जंप करेगा। अब यहां से यहां एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, लेकिन वो जो फोटोन आ रहा है वो तो वेव के रूप में आ रहा है, तो या तो तुम्हें उसकी वेवलेंथ पता है या उसकी फ्रीक्वेंसी पता है। वो जो फोटोन आ रहा है उसको हम डायरेक्ट एनर्जी नहीं देते, उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि अ व्हाइट लाइट और येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ दिस या हैविंग फ्रीक्वेंसी दिस। तो बाहर से जो फोटोन आके यहाँ टकराएगा उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो आपको क्या करना होगा, ये जो डेल्टा ई होगा उस डेल्टा ई को इस फॉर्मूले में एडजस्ट करना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा था शायद वो क्लियर करवा दूं क्वेश्चन से।
लेट सपोज कोई एक इलेक्ट्रॉन पहले एक इनिशियल लेवल में था और बाद में वो किसी फाइनल लेवल में चला गया। इलेक्ट्रॉन पहले उसकी शेल, इनिशियल शेल जो भी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बाद में उसकी एक फाइनल शेल आ गई जिसे मैंने एफ कह दिया। पहली शेल या इनिशियल शेल को मैंने कहा आई और बाद की शेल को कह दिया एफ। तो भैया आई वाली शेल की एनर्जी कितनी है? आई वाली शेल की एनर्जी कितनी होगी? तो भैया एक कांस्टेंट के आएगा और एटॉमिक नंबर जो भी है वो, और शुरू की शेल है तो n1 स्क्वायर, और ऐसे ही फाइनल शेल की एनर्जी कितनी हुई? ये nf स्क्वायर। कॉमन सेंस, एक जनरल क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, सबके लिए हो सकता है। और k मैं लिख नहीं रहा हूं, k की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, -2.18 into 10 की पावर -18 ही रखनी है। अब मैंने कहा भाई डेल्टा ई बताओ मुझे, तो बच्चों डेल्टा ई कितना आएगा? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल की वैल्यू रखी है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन एन एफ स्क्वायर, माइनस ई इनिशियल की वैल्यू फिर से माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन होते ही मैं ब्रैकेट यहीं हटा दूं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो बच्चों ब्रैकेट ओपन होते ही ये के जेड स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, खाली के जेड स्क्वायर कॉमन लिया है, मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया है, ठीक है। के जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर ये प्लस में चेंज हो गया, 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर ये अभी भी माइनस में है। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई डेल्टा ई। डेल्टा ई की हमारी इक्वेशन आ गई के जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर। ये इनिशियल वर्ड आ गया और ये फाइनल। जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, एक बार मैं आपको यही करके दिखा रहा हूं, ये ब्रैकेट हटाते ही ये वाला साइन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस हमें हटाना पड़ जाएगा। डन। तो ब्रैकेट हटाते ही ये चीज जब आपकी प्लस हो गई, उसके बाद हमने कॉमन ले लिया के जेड, खाली के और जेड कॉमन लिया है, जेड स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन नहीं लिया है। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू a z square within bracket 1 upon n1 या n initial square minus 1 upon n f square ये आया। अच्छा बच्चों k की वैल्यू याद रखिएगा। इन जनरल k की वैल्यू आप रखेंगे 2.18 into 10 की पावर -18 z square 1 upon n initial square minus 1 upon n final square। ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब बच्चों इसकी जो मैंने वैल्यू लिखी है उसके हिसाब से यूनिट डेल्टा ई की जूल पर एटम आ रही है, या जूल आएगी, सीधा कह दें एनर्जी जूल में आएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूं नहीं भाई मुझे एनर्जी नहीं बताओ, मुझे तो बताओ इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाएगा तो जो लाइट दूंगा वो किस फ्रीक्वेंसी की दूंगा। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कहा जाए, ओके बेटा, एक बच्चे ने मुझसे अभी भी वो कहा है कि आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है सर अब सही है। अब सही आ गई, चलो ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा नेटवर्क इशू हो रहा है, क्या नेटवर्क सही आ रहे हैं? सर अब सही हो गया सर। अरे वेरी गुड, ठीक है चलिए ओके। तो बच्चों अब मैंने कहा कि जो फोटोन टकरा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। तो आपने कहा इस एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है, इसकी जगह आप लिखोगे एच न्यू, और आपसे एच न्यू थोड़ी खाली एच पूछ रहे हैं, तो सॉरी खाली न्यू पूछ रहे हैं, और अगर न्यू पूछ रहे हैं तो ये एच नीचे ले जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे इसे ऐसे ही लिख लेना चाहिए था कि यहां से न्यू इज इक्वल टू 2.18 into 10 की पावर -18 अपॉन एच, और h की वैल्यू तो फिक्स है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आ गया। अब जो बच्चे याद कर सकते हैं, मेमोरी अच्छी है, तो वो ये फॉर्मूला मतलब ये डिवाइड करके डायरेक्ट याद कर लीजिए। जहां तक मुझे याद है समवॉट 3.3 into 10 की पावर 15 आता है शायद, वो फिर भी एक बार डिवाइड करके, फिर ये 2.3 2.2 दिख रहा है, ये 6.6, ये 1/3 दिख रहा है, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है सही याद है।
नियरली 3.3 into 10 की पावर 50 या 3.3 नहीं होगा तो 3.2829 होगा व्हाटएवर, ठीक है, वो आप कर लेंगे। और अगर किसी ने कहा नहीं भाई हमें तो वेवलेंथ नहीं, हमें तो फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ या 1 वेवलेंथ बताइए, तो इस E की जगह आपने hc/लैम्डा लिख दिया, तो 1/लैम्डा इधर रह गया, h और c इधर चले गए। और बच्चों अगर h और c इधर चले गए तो ये रहा h और ये रहा c, इससे भी डिवाइड करके आप याद ही कर लें तो अच्छा लगेगा। और ये आ गया इसके बाद z² 1/n1² माइनस 1/nf², और ये लैम्डा आप मीटर इनवर्स में कहेंगे क्योंकि मैंने यहाँ 10 की पावर 8 लिया, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये वही रिडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा 1.09678 या 677 इंटू 10 की पावर, अगर आप सेंटीमीटर में कर रहे हो तो 5 लिखेंगे और मीटर में कर रहे हो मीटर इनवर्स में तो 8 लिखेंगे। तो अब अल्टीमेटली मैं चाहूंगा आप ये तीन फॉर्मूलेस डायरेक्ट याद करें। चार पहला, बोर्स मॉडल में MVR इज इक्वल टू n टाइम्स h/2π। दूसरा, एनर्जी इन वन ऑर्बिट या इन एनी ऑर्बिट या nth ऑर्बिट इज -k z²/n², जो कि अधिकतर -2.18 into 10⁻18 z²/n² होगा। तीसरा, डिफरेंस इन एनर्जी अगर निकालेंगे तो उसमें 2 पॉइंट, यहां ध्यान रखना डिफरेंस इन एनर्जी में माइनस नहीं लगाया है मैंने, दिस वन, और साथ में z² जब आप डिफरेंस निकालेंगे 1/n इनिशियल स्क्वायर अपॉन 1/n फाइनल स्क्वायर। बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर जब भी एनर्जी बढ़ रही होगी यानी फाइनल ज्यादा इनिशियल कम तो आंसर प्लस में आएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन शुरू में लेवल कम है, थर्ड शेल है और बाद में फोर्थ शेल है तो आंसर प्लस में आएगा। और जब भी आप उल्टा दिखा रहे होंगे कि शुरू का शेल ज्यादा है बाद का कम है तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे जब भी आंसर माइनस में आ रहा हो तो समझ लीजिएगा एक हायर लेवल से लोअर लेवल इलेक्ट्रॉन गया है, और जब भी आंसर प्लस में आ रहा हो तो लोअर से हायर। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप n1 और n इनिशियल और n फाइनल में उल्टा भी लिख देते हैं तो आंसर की वैल्यू में कभी भी चेंज नहीं आता, खाली साइन में चेंज आएगा प्लस या माइनस में। फोर्थ, अगर ड्यूरिंग द ट्रांजिशन कि ये फर्स्ट शेल से सेकंड शेल या थर्ड शेल गया है कितनी फ्रीक्वेंसी लगेगी, तो इसे अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बता दीजिए। और नियरली मुझे जहां तक याद आ रहा है ये 3.29 into 10⁻15 और z² 1/n इनिशियल स्क्वायर अपॉन -1/n फाइनल स्क्वायर आएगा। और ऊपर की यूनिट जूल थी, इसकी यूनिट फ्रीक्वेंसी है, सेकेंड इनवर्स आएगी। एंड वन मोर, ठीक है, ये चार हुए। अगर आप निकालना चाहते हैं 1/लैम्डा जिसे न्यू बार भी कहते हैं, वो आपका यहाँ 1.09677 into 10⁻7 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको आप डिवाइड करोगे 3 into 10⁸ से तो ये 7 आएगा। z² 1/n1² माइनस 1/nf², और ये यूनिट मीटर इनवर्स आएगी, ठीक है। ठीक, इसे भी थोड़ा स्मॉल करके यहीं लिख दें। ठीक है, थोड़ा लाइट गड़बड़ कर रही है। बोलो बच्चों, क्या आपको ये 5 फॉर्मूले जो बोर्ड पे इस समय लिखते हैं ये पांचों क्लियर हैं? क्या आपको ये 5 फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं? दैट इज पहला, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है,
एंगुलर मोमेंटम h/2 का होल नंबर मल्टीपल है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कितना होगा, और सेकंड वाले में यहाँ यूनिट जूल आएगी, यहाँ लिख दिया वैसे जूल आएगी यूनिट, ठीक है, और ये मोल में भी चेंज हो सकती है। तो अब हम ये पहले इन 5 फॉर्मूलेज पे क्वेश्चन करेंगे, फिर और देखेंगे और क्या हो सकता है। पहले इन पांचों पे दैट इज फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल जाना है तो एनर्जी कितनी है, ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पॉपुलर है हाइड्रोजन एटम का कि फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन भेजना है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपको दिख गया हो। पहला क्वेश्चन कौन सा करेंगे, आपको थोड़ा पीछे से कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे। बच्चों क्वेश्चन नंबर दैट इज 18, 19 और उसके बाद 20 तो कर ही लेंगे, पहले 18 और 19 करते हैं, ठीक है। ये भी करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, काइनेटिक एनर्जी इतना, वेवलेंथ इतना, ये वाले भी करेंगे। पहले 18 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बेटा 18 क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स, जूल में क्वेश्चन है, ठीक है, required to shift an electron of hydrogen atom from first Bohr orbit to fifth Bohr orbit, first से fifth तक जाना है, and what is the wavelength of light emitted when electron returns to ground state। तो पहले में एनर्जी पूछी है, ठीक है, और दूसरे में वेवलेंथ पूछी है, और साथ में कहा गया है द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज गिवन, जो अर्ग में गिवन है, जिसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है। फिर भी देखिए क्वेश्चन में पहली चीज एनर्जी इन जूल्स पूछी गई, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स, ठीक है। टू शिफ्ट इन हाइड्रोजन एटम, इससे हेल्प मिली, Z1 आ गया, इससे एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर यानी डेल्टा E निकालना है, फ्रॉम बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट टू बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट। तो ये बेसिकली N1 1 है और N2 5 है। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो निकालना है वो एनर्जी निकालनी है। तो बच्चों कैसे करेंगे, ठीक है, मैं इन्हीं के बोर्ड पे कर देता हूँ, तो कैसे करेंगे, आप ये कहेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू दैट इज E2 माइनस E1, और वैल्यू उन्होंने वो 2.18 वैसे ही दे रखी है, तो उसको वैसे ही ले लेंगे, 2.18 into 10⁻18। हाइड्रोजन का केस है Z1 हो गया 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर, जो कि ये है, ठीक है, और ये जूल में ही आ रहा है क्योंकि ये हमने 10⁻18 लिया है। अगर ये अर्ग में होता तो ये 10⁻11, और अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा E पहला आंसर आपका ये आ गया बेटा, 25 एलसीएम आ जाएगा, एंड आई होप सो शायद 24/25 लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, अब चेक कर लो, एलसीएम 25 आ गया, 1 से 25 टाइम्स 25 माइनस 1 इज 24, मुझे ये लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है सही, ठीक है, चेक इट, क्या आपका यही आंसर पहला आ रहा है, 24/25 ही आएगा अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो, ठीक है। चलिए अब इन्होंने कहा है दूसरी चीज क्वेश्चन में कि आपको वेवलेंथ भी बतानी है, ठीक है, दूसरी चीज क्या बतानी है एनर्जी के बाद, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड, वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट। भैया एनर्जी इतनी, एनर्जी आपको मालूम,
और एनर्जी से आप वेवलेंथ निकाल लेंगे, ये एनर्जी आई आपकी, और ये होता है hc/लैम्डा एनर्जी के लिए। तो यहां से अगर आप वेवलेंथ निकालना चाहते हैं, ये वैल्यू, अब बेटा इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है, तो मैं तो ये कहूंगा लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू ये है, c ये है, और नीचे ये पहुंच गया आपका यहां से वेवलेंथ आएगी। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है? गुड उत्कर्ष, वेरी नाइस, गुड बेटा। जिनको क्लियर है वन टाइप कर लीजिए, वेरी गुड। ऋषिका ने तो आंसर भी और उत्कर्ष ने आंसर भी निकाल दिए हैं, वेरी गुड बच्चों। नमन, कलाक्ष, हर्षिता, इन बच्चों को क्लियर भी है, वेरी नाइस। ठीक है, अब मैं चाहूंगा एक वर्ड उसमें पहले ऐड कर दूं, फिर आपको अगले क्वेश्चन के लिए ले जाऊंगा। पहले एक वर्ड और अपनी थ्योरी में हम ऐड करते हैं बेटा। अपनी थ्योरी में मैं एक वर्ड और ऐड कर देते हैं। वैसे आप जानते हो कि अगर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन इज डिटैच्ड फ्रॉम द एटम, इलेक्ट्रॉन को ले गए इंफिनिटी, तो आई होप सो आपको मालूम है डेल्टा ई हमारा क्या है। डेल्टा ई था ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और मैंने कहा हम इलेक्ट्रॉन ले गए इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट की एनर्जी जीरो होती है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डिटैच कर दिया तो माइनस ई इनिशियल हो गया, और एनर्जी इन इनिशियल स्टेट थी माइनस 2.18 into 10 की पावर माइनस 18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये तो थी। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन होते ही ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो जब भी वो एग्जामिनर हमसे बात करेगा बेटा, जब भी एग्जामिनर हमसे बात करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी की, अगर एग्जामिनर ने हमसे कहा है किसी एक इलेक्ट्रॉन को एटम से डिटैच कर दो, आयोनाइज कर दो, तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? तो ये वर्ड हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी आएगी? जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है वही आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो माइनस ई इनिशियल, और इसको आप कितना कहेंगे? माइनस ई इनिशियल को कितना कहेंगे? जो अभी हमने लिखा था, याद आ रहा? दैट इज 2.18 into 10 की पावर माइनस 18, और ये z स्क्वायर अपॉन n इनिशियल स्क्वायर आएगा। तो ये वाली जो वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, कई टर्म गायब हो गए, कई टर्म उसमें पिक नहीं किए, ऐसे ही रहते थे। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन इस पे दिख रहा था, इसके मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो इसका मतलब कहना चाहते हैं ए भी याद मत करो, हम बता रहे। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब कहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। ये मैंने अभी आपको पढ़ के अपने नोट्स में या उसमें पूरा नहीं था तो ऐड किया है। इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से निकालना है फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट। शुरू में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर फेंकना है। What is the longest wavelength of light in centimeter that can be used for this transition? हम कितने वेवलेंथ की लाइट दें जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो कि सेकेंड ऑर्बिट में है निकल के बाहर चला जाए? तो बच्चों, अगर आपको याद आ गया, अगर आपको याद आ गया कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को हटा के बाहर भेजना है तो फॉर्मूला क्या है? तो E आयोनाइजेशन है इज इक्वल टू माइनस ई, ये सेकेंड शेल में तो मैंने E2 लिख दिया है, और माइनस माइनस प्लस हो गया 2.18 into 10 की पावर माइनस 18, क्योंकि क्वेश्चन शायद हाइड्रोजन के लिए था, एक बार देख लेंगे।
हाइड्रोजन के लिए है तो 1 रहेगा, और सेकेंड शेल में था तो ये 2 का स्क्वायर। एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि अगर ये हीलियम के लिए हुआ हीलियम प्लस तो दोनों 2 कट जाएंगे, तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन किसके लिए है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन के लिए ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आंसर आता है। ठीक है, बोलिए बच्चों, इसी बच्चे को आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई डाउट है कि अगर हम आयोनाइजेशन कहते हैं, बिल्कुल सही है बेटा, बस यूनिट जरूर लिखा करिए साथ में बेटा उत्कर्ष, क्योंकि एग्जाम में ना टीचर यही छोटी छोटी मिस्टेक पकड़ के नंबर काट लेता। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। गुड, समझ में आ गया है सबको? 1 टाइप करिए, नहीं आया 2 टाइप करिए। वेरी, अधिकतर बच्चों ने 1 टाइप कर दिया, क्लियर है, लिख दिए है ऋषिका, दिव्यंका, क्लियर। अब बच्चों ऐसे ही 3 क्वेश्चन और है, अभी वेवलेंथ और वेलोसिटी भी करा देते हैं, ठीक है। पहले बोर के ये जैसे 2 क्वेश्चन लाइन से थे, ऐसे ही यहाँ पे बोर के क्वेश्चन ये थे, ये देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्या क्या आपको 34 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जस्ट अभी कराया है, समझ में आ रहा है? कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और हीलियम +1 से +0 बन गया है, या सॉरी +2 में आ गए हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखी है। कहने का मतलब हाइड्रोजन की जब एनर्जी देते हैं तो K की वैल्यू दे रखी है, तो K आपको ये गिवन है, ये आपको K गिवन है। और इस समय ये बेसिकली देने का मतलब है K कितना है, K गिवन है। और इन्होंने हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी है। तो भैया आयनाइजेशन एनर्जी अगर हीलियम के लिए पूछी है तो फॉर्मूला तो वही है, -E इनिशियल लेवल, ठीक है। और K गिवन है क्वेश्चन में, K कितना गिवन है, -2.18 इंटू 10⁻⁸ Z स्क्वायर। हीलियम का Z हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और शेल 1 ही है, क्योंकि शेल के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो 1 ही होगा। तो ये आंसर आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज +2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 4 जूल्स। बोलो बच्चों, क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो ये हुई आज हमारी बोर्स थ्योरी, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर।